श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, मुकाम समराधल धाम की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। अभिन्न आत्म स्नेही मैं श्री स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य, श्री स्वामी सदानंद जी, श्री स्वामी श्यामदास जी, सम्मानित मंच, प्रभु प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, आप लोग बड़े धैर्यवान हैं। क्योंकि कम से कम पिछले 7 घंटे से यहाँ विराजमान हैं। भोजन बनने के बाद भी इतना धैर्य है, ये छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है ये जो प्रतिभा शब्द का प्रयोग किया है, इसका आप सम्मान करना चाहते हैं। प्रतिभा किसी व्यक्ति के द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। प्रतिभा चाहने से नहीं मिलती है। किसी धनाढ्य व्यक्ति का बेटा कितना भी लाडला हो सकता है, अच्छा खाना दे सकते हो, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहना सकते हो, अच्छे से अच्छे सुविधा के साधन प्रदान कर सकते हो, लेकिन प्रतिभा नहीं दे सकते। प्रतिभा है ये प्रकृति प्रदत्त परमात्मा की देन होती है। आवश्यकता है उसको तराशने की। उदाहरण के तौर पे बाजार से एक गमला खरीद के आप लाते हो, ये चाहे कृत्रिम पौधा है, गमले में लगा है, गमले का मतलब ही होता है वो पौधे के लिए बना है, जो आपके दिल को मन को सुकून दे। और गमले को अगर अब कचरादान बना ले, डस्टबिन बना ले, उसमें गमला का दोष नहीं है। कुदरत ने बहुत सुंदर सबको दिमाग दिया है, दिल दिया है। मैंने मेरे आने के बाद, मुझे लगा मेरे आने से पहले जो बोले और बाद में जो बोले, प्रिंसिपल सायरा बहन ने मुझे सुनने के बाद लगा इनके सब के विचार उन्होंने एक साथ में परोस दिए थे। टिस्ट प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप भी चाहते हो आपके घर में जन्म लेने वाली बेटी और बेटा इस तरह से अग्रिम पंक्ति में बैठे, जिनके सम्मान के लिए नरेश जी ने, परमात्मा ने इनके दिल में एक चाहना जगाई, जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया, स्वयं का नाम रोशन किया और आने वाली पीढ़ी के लिए एक भविष्य, उज्जवल भविष्य का प्रतीक बनकर के सामने आए हैं। उनको सम्मान कैसे मिले? जगदीश जी ने इनका साथ दिया। विशेष रूप से भामा शाह, जिन्होंने ये सुंदर स्वरूप प्रस्तुत करके आप सबको बैठने का स्थान दिया है, पहले तो हृदय की अनंत गहराई से मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। अब मैं आप लोगों से अनुरोध इतना ही करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो आपके बेटे और बेटियां इस तरह से बैठें और समाज उनका सम्मान करें,
ये तीन बिंदु हैं, इनको दिल में संजो करके रखना, अच्छी तरह से बैठा लेना। शिक्षा, संस्कार और संगति, इन तीन बिंदुओं पे आपने अगर बारीकी से ध्यान दिया, इन मंचों पे उलाहना देने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। नहीं तो हमें तस्कर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं सोशल मीडिया वालों को या इस मोबाइल का दुरुपयोग किया जा रहा है इनके लिए कहने की जरूरत पड़ेगी। हमने शॉर्टकट रास्ते के द्वारा अर्थ उपार्जन करने के पश्चात हमने दुनिया की चकाचौंध को देख करके अपने परिवार को उस चकाचौंध में सम्मिलित करने का प्रयास किया। उस चकाचौंध में सम्मिलित होने के लिए हमने नीति और अनीति का ध्यान ख्याल नहीं रखा। चाहे तस्करी करनी पड़ी, चाहे लूटपाट करनी पड़ी, चाहे चोरी का मार्ग अपनाना पड़ा, कोई भी अनैतिक मार्ग अपना करके हमने अपने आप को चकाचौंध में सम्मिलित करने का भरसक प्रयास किया और प्रयास जारी भी है। लेकिन इतना तो आप जानते हैं, एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन और परिवार को चमकाने के लिए हजारों घरों में आग लगा करके वो सुखी होना चाहता है। एक तस्कर हजारों ग्राहक बना करके अपने परिवार को आबाद करना चाहता है। तो ये दिमाग में बैठा लेना, होई बुराई ते बुरो ये कीनो निर्धार, खाई खोदे और को ताको कूप तैयार। तो दूसरों के लिए खाई खोद रहा है, तेरे लिए कुआं पहले से खुद चुका है। इसलिए इन अनैतिक तरीकों को अपनाने से बचे, और जिन्होंने अपनाया है, मेरा उनसे कहना है वो आज से ही प्रायश्चित करना प्रारंभ कर दे। नहीं तो तुम्हारी आंखों के सामने जिनके लिए तुमने ये प्रयास किए हैं वो उजड़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे, और चाह करके भी तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले ध्यान देना है, समय की मांग के अनुसार उचित शिक्षा का प्रबंधन हो। उचित शिक्षा अपने बेटे और बेटियों को दिलाइए, लेकिन शिक्षा से पहले संस्कारों का होना नितांत आवश्यक है। संक्षेप में कहूं, संस्कार शब्द का अर्थ होता है वो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया को अपनाने से कोई भी अनुपयोगी वस्तु उपयोग के योग्य बन जाए। जिस प्रक्रिया को अपनाने से अनुपयोगी वस्तु भी उपयोग के योग्य बन जाए, उस प्रक्रिया को अपनाने का नाम है संस्कार। शास्त्रीय परिभाषा में जाएं तो बिंदु बहुत लंबे हो जाएंगे, लेकिन वो प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है: दोषापनयन, गुणाधान, इनांग पूर्ति। ये शब्द बेशक आप लोगों के लिए जटिल हैं, लेकिन मैं थोड़े में कहना चाह रहा हूं। दोषापनयन का अर्थ होता है जिस वस्तु को हम काम में लेना चाह रहे हैं उसमें जो जो दोष हैं पहले उन दोषों को दूर करें। अपने खेत में बाजरी है, बाजरी से रोटी बनाना चाहते हैं, पहले डूर और डुखड़ियों को दूर करें, बाजरी को अलग करें। इस प्रक्रिया को अपनाने का नाम है दोषापनयन। दूसरी प्रक्रिया है गुणाधान। बाजरी से सीधी रोटी बनेगी नहीं, उसमें गुण पैदा करना होगा, अर्थात चक्की पे ले जाके पिसवाना होगा, प्रात में डाल के आटा डाल करके उसको मतना होगा, गूंदना होगा, थेपना होगा, तवे पे डालना होगा, आग में सेकना होगा, और रोटी सिक करके तैयार हो गई, थाली या सबड़ी में आ गई। इस प्रक्रिया को अपनाने का नाम है गुणाधान। इनांग पूर्ति, अर्थात जिस अंग के बिना अब हम जी में नहीं रहे हैं, अर्थात अपनी भाषा में कहते हैं ओलण। चाहे राबड़ी हो, दही हो, दूध हो, सब्जी हो, दाल हो, उसको मिलाते हैं
तो रोटी उसमें चूर के ग्रास बना के मुरिया बना करके मुंह में देते हैं, उसको कहते हैं इनांग पूर्ति। 3 चीजों को अपनाने से खड़ी खेत में बाजरी है वो खाने के उपयोग उदर पूर्ति के योग्य बन गए। इसी तरह से अपनी औलाद को उपयोगी बनाना चाहते हो, अपनी औलाद को देख करके स्वाभिमान से आपका हृदय प्रफुल्लित हो, सबसे पहले मैं माता और बहनों से कहना चाहता हूं, ये बहनें बार बार अंगुली इधर कर रही थी, करो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये बात मैं माता और बहनों के लिए इसलिए कहना चाह रहा हूं, घर में जन्म लेने वाली औलाद को जितना सानिध्य, जितना संरक्षण मां का मिलता है इतना बाप का नहीं मिलता है। इसलिए मां प्रथम पाठशाला कही गई है। मां की गोद जीवन की प्रथम गुरु है, वो मां है। मां जो बोलती है, मां जो देखती है, मां जो करती है, मां जो पीती है, मां का हर आचरण अबोधावस्था का बालक भी देखता है। वो आंखों के द्वारा बहुत कुछ सीखता है, आपके चाल चलन के द्वारा बहुत कुछ सीखता है। इसलिए माता और बहनों से मेरा अनुरोध है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, इनके सामने हमेशा सभ्य भाषा का प्रयोग कीजिए। कभी भी असभ्य भाषा का प्रयोग मत करना। मैं एक उदाहरण बतला रहा हूं। एक दिन मैं बीकानेर एक परिवार में बैठा था और वो राजपुरोहित थे। वो स्टेट बैंक के अंदर मैनेजर है, उनकी बेटी टीचर है। 2 बच्चे उनके खेल रहे थे। एक छोटे वाले ने बड़े बड़े भैया इतना कहा, धड़ाम से थप्पड़ को जड़ा। मैं काफी देर तक देखता रहा, बच्चे की आंखें भर आई, कान पकड़ के बोला, मां मैं दोबारा कभी भैया नहीं कहूंगा, भाई साहब कहूंगा। आप जरा विचार कीजिए, एक मां बेटे की भाषा को संस्कारित करने के लिए कितनी बारीकी से ध्यान रख रही है। और हम सिखाते क्या है? मां सिखाती बेटा तेरे बाप की मूंछ पकड़, बाप सिखाता तेरी मां की चोटी पकड़। जब संस्कार ये दोगे तो बड़े होने के बाद आपने जो पुरोषा है उस गमले में वही तो भरा है, इसको आपने डस्टबिन बनाने की कोशिश की है, सुंदर पुष्पों को सजाने की कोशिश नहीं की। कुदरत ने आपको दिमाग रूपी गमला इतना सुंदर रिक्त दिया है जिसमें अच्छे से अच्छे अपने अनुभव शुद्ध विचारों को बच्चे के दिलो दिमाग में बैठाने की चेष्टा कीजिए। एक मां को चाहिए प्रतिदिन अपने बेटे को खुद के पैरों में प्रणाम करवाएं, पिताजी के चरणों में प्रणाम करवाएं, दादाजी और दादाजी के चरणों में प्रणाम कराएं, बड़ों का सम्मान करना सिखाएं। आपके दरवाजे पे एक अजनबी व्यक्ति आता है, आपका 2 साल का बच्चा जाकर के एक बुजुर्ग का पैर छू करके बोलता है, निम्न प्रणाम जी। भरी हुई कढ़ाई के चावल पक रहे हैं, एक चावल लेकर के दबा के देखते हो और आप बोलते हैं चावल पक गए या कच्चे। वो एक बच्चा आपका 2 साल का एक बुजुर्ग के चरण कमल पे दाएं हाथ दाएं पैर के पंजे पे रखा, बाएं हाथ बाएं पैर के पंजे पे रखा और अभिवादन किया नवीन प्रणाम के साथ बोलते हुए। वो बुजुर्ग चाहे 70 साल का होगा तो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस परिवार का इतना छोटा बच्चा अगर इस तरह से अभिवादन करना जानता है, इसका मतलब यह परिवार संस्कारवान है, इस परिवार के लोग जागरूक हैं, इस परिवार के लोग सभ्य हैं, इस परिवार के लोग सुसंस्कृत हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी औलाद चाहे बेटी हो बेटा हो, सभ्य भाषा का प्रयोग करना सिखाओ, बड़ों के चरणों में बैठना सिखाओ, पूज्यजनों का वंदन करना सिखाओ। और माता और बहनों से मेरा कहना है, जब भी अपने बेटे को तैयार करके स्कूल की तरफ भेजो, बेटे से कहो, बेटा भगवान के मंदिर में जाके परमात्मा से प्रार्थना करके आओ, प्रभु मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूं, आप अपना वरद हस्त मेरे सिर पे सदा बना के रखना। कहो तेरी दादी मां से दादा से आशीर्वाद लेकर के स्कूल की तरफ जाओ। आज तुम जो मेहनत कर रही हो
एक बीज बोते हैं, कम से कम 5-7 दिन के बाद उगता है, पौधा बनने में टाइम लगता है, 6 महीने में जाके फसल सुंदर तैयार होती है। आज जो संस्कार रूपी बीजारोपण करने जा रही हो, एक दिन ये फलेगा, फूलेगा, पुष्पित फलित होगा, स्वाभिमान से आपका हृदय प्रफुल्लित होगा। इसलिए उठना, बैठना, बोलना, ये मूलभूत जो चीजें हैं, ये सब दायित्व बनता है मातृशक्ति का, माताओं का कर्तव्य बनता है। और उसके साथ आपका बेटा जब स्कूल जाकर के आता है, चाहे अनपढ़ बहन हो चाहे पढ़ी लिखी हो, बच्चा घर आने के बाद हाथ पैर धोए, नाश्ता करवाने के लिए उसको कहो बेटा होमवर्क करो, बेटा जिस सब्जेक्ट में कमजोर उसका ट्यूशन करवाइए। जितना आप ध्यान अन्य बातों में देती हो, इतना ध्यान बच्चे की पढ़ाई पे बचपने से देना, पहली कक्षा से शुरू करोगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। नागौर सतारण का एक परिवार, आपको विश्वास नहीं होगा, एक नरेगा में मजदूरी करने वाला विष्णु का बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा, लोगों के बेटे आरएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, क्यों नहीं तुम अपने बेटों को लेके कोटा जा। धर्म पत्नी बोली, कोटा जो जाते हैं उनके पास पैसों का खजाना होता है। कहा बावली, रोटी की कमी में रहने नहीं दूंगा, फीस वाला पैसा कैसे भी व्यवस्था मैं करूंगा, तू लेके जा। साथ में पत्नी को भेजा, 2 बेटा और बेटी को लेके एक गांव की अनपढ़ महिला जाती है। और इन नौजवान नई पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूं, इस बात को बारीकी से दिमाग में बैठाने की चेष्टा करना। मां, एक सुनी हुई बात नहीं, उस महिला ने स्वयं मेरे से कही हुई बात मैं आपको बतला रहा हूं। हो सकता है वो बेटे और बेटियां सुन भी रहे होंगे, ये लाइव प्रसारण हो रहा है। मां भोजन ले जाकर के बेटे को दिया, बेटा पढ़ रहा है, रोटी ऐसे जीम रहा है। मां ने कहा बेटे ऐसे क्या रोटी जीम रहा है, किताब नीचे रख दे, आराम से भोजन कर ले। वो ऐसे ही खाना खाता गया, भोजन करता गया। मां ने सिर पे हाथ रख कर कहा बेटा कोई बात है क्या, आंखों में आंसू आ गए। मां तुझे भोजन दिख रहा है, हर एक ग्रास के साथ मुर्गी के साथ मेरा बाप सिर पे रेता उठाया, तगारी उठा, नेरागा में काम करता मुझे दिख रहा है। आप जरा विचार कीजिए, इस औलाद की सोच क्या रही होगी। इस तरह की सोच कब जगी, जब मां और बाप ने उन बेटों को तरह साथ अच्छे संस्कार दिए थे। मां की तकलीफ को, वेदना को वो जानते थे, बाप की वेदना को वो जानते थे। इस तरह से हर मां हर बाप अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो वो बच्चे 2 साल के बाद मेहनत करने के बाद तीसरी साल एग्जाम दिया, उसमें से 2 डॉक्टर बने और 1 इंजीनियर बन गया। मेरे कहने का भाव, आम साधारण इससे गरीब कोई परिवार हो नहीं सकता। उस परिवार के बेटों को मां ने, बाप की एक ललक थी, तरासा और योग्य बच्चे बन गए। कब? जब उन्होंने संस्कार दिए तब। इसलिए सबसे पहले संस्कारों पे ध्यान देना। अब मैं कई जगह जाता हूं, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एमपी, साउथ में भी जाने का कभी कभी मौका लग जाता है। साल भर का बच्चा गोद में, हाथ में इतना लंबा मोबाइल है। मैं वो बेल्ट लेके साथ में नहीं आया, ना प्रयोग करके दिखलाता। एक फोन रिसीव करने के बाद उसकी तरंगों का आपके शरीर पे, तन पे कितना प्रभाव पड़ता है, मैं प्रैक्टिकल प्रयोग करके दिखाया था, लेकिन भूल से वो बेल्ट मेरे पास में नहीं रहा। आपको पता चलता कितना खतरनाक है। अगर आपको इतना ही औलाद से लगाव है तो सच्चा लगाव, सच्चा प्रेम है, अच्छे संस्कार, पढ़ाई पे ध्यान देना। जब तक आपका बेटा 10वीं तक नहीं आ जाए, 12वीं तक नहीं आए, बीरबल जी कह रहे हैं मोबाइल में बहुत कुछ, मैं मानता हूं बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ समझे उनके लिए बहुत कुछ है। हम लोगों की सोच हमेशा नकारात्मक रही है। उल्टे मार्ग पे हम बहुत सहजता से चलते हैं। ढलान में पानी को ले जाने के लिए ताकत की, पावर की जरूरत नहीं होती है। ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए पावर की जरूरत होती है। हमें ढलान पसंद है, हमें ऊंचाई पसंद नहीं है। इसलिए इससे जितना बच सको बचना, अच्छी मेहनत करना। पहला शिक्षा,
दूसरा संस्कार। पढ़ाई केवल 12वीं तक होती है। 12वीं तक जितने पढ़े वो आपके बेटे पढ़ लिए। कॉलेज की तरफ जब मुंह करते हो, पहले कहते पढ़े लिखे इंसान की 4 आंखें होती है, और आजकल भगवान ने 2 दी है ना। कॉलेज का गेट देखते दोनों फूट जाती है। न माँ का पता, न बाप का पता, न इज्जत का पता, न बेइज्जती के पता, न समाज का पता, न सभ्यता संस्कृति मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रहता। चाहे बेटियां हो चाहे बेटे हो, कसर किसी ने नहीं छोड़ी है। इसलिए जिस माँ और बाप ने 12 वर्ष शिक्षा पे ध्यान दिया, संस्कारों पे ध्यान दिया, अब आपकी नैतिक जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। नहीं तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अब आपको ध्यान देना है संगति पे। आपका बेटा और वो आपकी बेटी कॉलेज के अंदर जिन बच्चों के साथ उठते और बैठते हैं, उनका चाल चलन कैसा है, उनका आचार विचार कैसा है, उनकी सोच कैसी है। और मेरा पढ़ने वाली प्रतिभाओं से अनुरोध है, आप कॉलेज में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना, हमेशा दोस्ती उन लोगों के साथ में करना जो कॉलेज में टॉपर हो, यूनिवर्सिटी में टॉपर हो। उनकी संगति करने के माने में प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करना। अगर ये 100% मार्क्स ला सकता तो मैं क्यों नहीं ला सकता? मेरे में कमी क्या है? ये 4 घंटा मेहनत करता, मैं 8 घंटा करूंगा, लेकिन इससे आगे निकलने की कोशिश करूंगा। ये सोच, ये अल्लाह की ये भावना अगर दिलो दिमाग में रहेगी, निश्चित रूप से वो बेटा एक दिन इसी तरह से इन पंक्तियों में बैठ के वो सम्मान को प्राप्त करेगा, समाज उनका सम्मान करेगा। और मेरा नरेश जी से कहना है, आप उन लोगों से हतोत्साहित मत होइए। मैं श्याम सुंदर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हतोत्साहित होने वालों का प्रोत्साहन उन्होंने किया, और श्याम सुंदर जी कहने तक नहीं। ये याद रखना, प्रतिभा सम्मान तो हर साल हो। अगर चाहते हो तो इनको साल में 2-4 बार इनको याद दिलाते रहना। और जिन राजनीतिक लोगों की वजह से हतोत्साहित हो रहे हो, उनकी क्या बात करते हैं। उनकी लाइफ तो 5 साल की मौसमी कीड़ों की तरह होते हैं। मौसम आता कीड़े भिनभिनाते हैं, मौसम जाता कीड़े मर जाते हैं। इनको पानी तो आप देते हो, उनकी जड़ों में पानी देते हो तो ये फिर फटफटाने लग जाते हैं, और पानी नहीं दोगे तो बेहोश हो जाएंगे। इनसे डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है, इनसे हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग आए या न आए, समाज उनका सम्मान करती है, और समाज की अगर वो उपेक्षा करते हैं तो आपको भी उपेक्षा के रूप में, उनको प्रतिकार के रूप में एहसास करवाना चाहिए। समाज की उपेक्षा करने वालों का परिणाम क्या होता है। अगर ये एहसास आप नहीं करवाते हो, मैं समझूंगा आप भी उनके मूक समर्थक हो। इसलिए जहां समाज की प्रतिभाओं का सम्मान हो, वहां अगर किसी को हतोत्साहित किया जाता है, किसी को डिमोरलाइज करने की कुछ चेष्टा की जाती है, मैं समझता हूं यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। मुझे लगता है उनको यह प्रतिभा आस्वाती नहीं। क्यों? राजनीति वाले को पावर मिलता हो तो 5 साल किसका उल्टा सीधा करता है। एक अगर एसडीएम, एक विष्णु का बेटा कामयाब होता है, व्यक्तिगत जीवन को संवारता तो संवारता ही है। परिवार को खुशी होती है तो स्वार्थ की वजह से होती है। पूरे समाज को निष्काम भाव से खुशी होती है, मेरा समाज का बेटा आरएस बना, आईएएस बना, आईपीएस बना है। एक प्रशासनिक अधिकारी कम से कम 30-35 साल समाज की सेवा करता है। तो राजनीति वालों को नहीं, वो भी फोन उन्हीं के पास करते हैं, साहब हमारा काम कर देना, मेरा आदमी आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं, आप अगर डायरेक्ट प्रधानमंत्री से जुड़े हुए तो चपरासी के पास जाने की जरूरत क्या? चपरासी आपके पास में आएगा। संपर्क करो तो सीधे इनसे करो ना, काम तो इनसे पड़ेगा। चाहे तहसील में पड़े, चाहे जिले में पड़े, काम कौन करता है? देश को नेता नहीं चलाते, आईएएस, आरएस, ये जो बुद्धिजीवी प्रतिभाएं होती है, यही देश की नीतियों का निर्धारण करते हैं, यही देश को चलाते हैं। ये लिख के देते, वो तो बोलते मात्र है। इसलिए मेरा अनुरोध है, न तो हतोत्साहित होने की जरूरत है, लेकिन बहन सायरा ने जो बात कही,
वो बात भूल मत जाना, भूल मत जाना। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक एक शब्द कितने नपे तुले थे। शायद जमीर जिंदा है तो आपको एहसास हुआ होगा। दिल के छाले जल उठे, दिल के छाले जल उठे सीने के दाग से, और घर को आग लग गई घर के चिराग से। इसीलिए तो तकलीफ हुई, इसीलिए तो वो बहन बोली। अगर हर व्यक्ति अपना नैतिक कर्तव्य समझना शुरू कर दे, और बहन बेटियों की अनुपात की बातें करते हो, ये अनुपात क्यों नहीं बन पाता? मैं बस इसी के साथ वाणी को विराम दे दूंगा, अधिक समय नहीं लूंगा। एक बहन हरियाणा की चंडीगढ़ जैसी सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। वो बहन पढ़ लिख के आने के बाद रिश्तेदार देखने के लिए आए। मां बाप ने पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा बेटा अगर तेरी पसंद का कोई लड़का हो तुम बता देना, हम कोई जरूरी नहीं है देखने यहां रिश्ता करें। चंडीगढ़ जैसी यूनिवर्सिटी, वहां के लोग चंडीगढ़ को पेरिस मानते हैं। शायद वर्तमान में भौतिकवाद की चकाचौंध वहां से ज्यादा कहीं नहीं मिलेगी। वो बेटी क्या बोलती जानते हो? मेरा एक भाई है, मैं चंडीगढ़ पढ़ती हूं, मैं चाहे दिन में घर आई चाहे रात में आई, अकेली आती हूं अकेली जाती हूं। मेरे बाप ने कभी मेरे को नहीं पूछा बेटा इतनी लेट क्यों आई, किसके साथ आई, किसके साथ गई, एटीएम मेरे को दिया हुआ, कभी नहीं पूछा कितना पैसा खर्च किया। मेरे बाप ने मुझे बेटी कभी समझा ही नहीं। मेरे बाप ने बेटे से भी, भाई बेशक मेरा छोटा था लेकिन मुझे बड़ा बेटा समझा। इतना जिस बाप ने विश्वास किया, रिश्ते की बात आई, और आज मैं मेरी पसंद की बात करूं तो मुझ जैसी बेटी होने को भी लानत है। मेरे बाप ने इतना विश्वास किया तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे से ज्यादा मेरे पिताजी मेरी चिंता करते हैं। मेरे बाप जहां रिश्ता करेगा वो मुझे मंजूर होगा। ये कौन बोल रहे थे? वो बेटी नहीं, वो मां और बाप ने जो संस्कार थे वो संस्कार उसके मुंह से बोल रहे थे। एक मछली मरती है, तालाब पूरा सड़ान मारता है। अगर एक किसी संस्कारहीन परिवार की एक बेटी गलत कदम उठाती है, वो न जाने कितनों के आगे एक दीवार खड़ी कर देती है। हर मां और बाप उस बेटी का उदाहरण देना शुरू कर देते हैं, तुम भी तो वही करेगी ना। लेकिन वो ये नहीं कहते, वो सायरा रही सामने, डॉक्टर मैडम रही सामने, इनका उदाहरण वो नहीं देंगे। वो किसका उदाहरण देंगे? जिसने समाज की नाक काटी, जिसने समाज को नीचे देखने के लिए मजबूर किया। जरूरी नहीं है हर खानदान में ऐसा हो, लेकिन एक भी बन जाता है, धब्बा थोड़ा भी ज्यादा दिखता है। लेकिन मेरा अनुरोध है, ये धब्बे भी होने नहीं चाहिए, और धब्बे तब नहीं होंगे जब हम शिक्षा, संस्कार और संगति पे ध्यान देंगे। तब हमें लगेगा कि वास्तव में मैंने जो प्रयास किया था, मेरी बेटी और मेरे बेटे को देख करके स्वाभिमान से मेरा हृदय घर से ऊपर उठ रहा है। सीना तान करके कह सकते मेरे बेटा एक उदाहरण है, मेरा बेटा एक प्रेरणा का स्रोत है। यहां सब हर बार आने वाले से बोलने वाले बोल रहे हैं, इनको आने वाली पीढ़ी को आप प्रोत्साहित कीजिए, इनको मार्गदर्शन कीजिए। आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी और आपके बेटों को भी एक दिन इसी तरह से मंच में ला करके प्रेरणा के लिए, उद्बोधन के लिए बुलाया जाए? ये चाहते हो? यहां से प्रतिज्ञा करके जाइए। और साथ में मेरा चाहे इधर बैठे हैं चाहे इधर बैठे हैं, मैं जयकारा बुला रहा था, ये सब मौनी बाबा बने बैठे थे, ये सोच रहे जयकारा इनके लिए, हम तो माइक आएगा तभी बोलेंगे। भगवान के नाम से भी परहेज हो रहा है, इसका मतलब या तो डोडे उतर गए या चाय उतर गई है, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। सांचौरी के अंदर पहले बहुत सी कुरीतियों पे प्रतिबंध लगा, मृत्यु भोज बंद हुआ था, नशा वृत्ति बंद हुई थी, बाल विवाह बंद हुआ था। इसके बाद सांचौरी के विधायक मालानी में प्रयास किया, लेकिन अब कुछ मन चले लोग ऐसे रहे
जिन्होंने उन मर्यादाओं को तोड़ने की पुनः कुचेष्टा प्रारंभ की है। समाज की जाजम पे धर्म विरुद्ध वो व्यसन जिससे कईयों का जीवन बर्बाद हो चुका है, और जिनके हंसते खिलते परिवार की खुशी है, वो मंचले लोग उनकी खुशी को भी छीनना चाहते हैं। मेरा वो बहन जिनको पंच बार बार बोल रही थी, उन पंचों से मेरा कहना है, अगर तुम्हारे में तिल भर भी जमीर जिंदा है और तुम्हें लगता मैं पंच हूं, कहना समाज के साथ मैं नशेड़ी हूं, लेकिन समाज की जाजम पे मैं नशा नहीं आने दूंगा, क्योंकि यह समाज की मर्यादा के विरुद्ध है। तो तुम्हारा पंच बना होगा तो तुम्हें समाज सम्मान देगी, अन्यथा मैं कहता हूं उन पंचों को भी ऐसा झटका दो, एक बार सबक सिखाओ ताकि ये भूल जाए पंच कौन होता है। पंच वो होता है स्वयं चरित्रवान होता है और समाज के चरित्र की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहता है। गुरुजी स्वयं कांदा खाए लोगों ने उपदेश बताइए, कहावत क्यों पड़ी सजनों, खुद कुछ करे, स्वयं के आचरण का पता ही नहीं, दूसरों को बोल रहे हैं। जम्बू जी भगवान ने इसलिए कहा पहले क्रिया आप कमाइए तो अवरा ने फरमाइए, पहले स्वयं कीजिए फिर दूसरों को बोलिए, दूसरों को सलाह दीजिए, ताकि आपकी बात का सम्मान समाज करेगा, आपकी बात का प्रभाव होगा। इसलिए मेरा विशेष करके आयोजन समिति और जिन जिन भामाशाहों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आर्थिक रूप से मदद की है, उन सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और जितनी भी प्रतिभाएं यहाँ सामने विराजमान हैं, परमपिता परमात्मा से इनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए मैं इनसे अनुरोध करना चाहूँगा, जिस तरह से आप इनको मोटिवेट कर रहे थे, मेरा आपसे कहना आरएस बनना जीवन का लक्ष्य नहीं, मन में रखो मैं आईएएस बन के दिखाऊंगा। बैंक का मैनेजर अगर आरएस बनने का सपना ले सकता है तो आरएस बनने का आईएएस का सपना लीजिए, ट्राई अगेन ट्राई। इसलिए ये हमारी आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो प्रथम सोपान है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास जो होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। एक भाई ने कहा मैं कई बार असफल हुआ, लेकिन हतोत्साहित नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, उन्होंने निरंतर अभ्यास किया तो आज आरएस बन गए। तो इसी तरह से आप भी ये प्रयास सतत रखेंगे। और पुनः आप लोगों से, माता और बहनों से मेरा अनुरोध है, आप शिक्षा के साथ संस्कार और संगति पे, चाहे बेटा हो और बेटी हो, इन पर बारीकी से नजर रखें।